What is the definition of dharma according to we? जो धर्म एक संस्कृत वर्ड है जिसका रियल मीनिंग है डिवाइन लॉज, और धर्म शब्द जो संस्कृत के ध्री धातु से बनता है जिसका अर्थ होता है धारण करना। आप किसी स्थिति परिस्थिति में या किसी सिचुएशन में किसी मोमेंट में क्या स्टैंड अडॉप्ट करते हैं, क्या चॉइस बनाते हैं, वो अगर रियल लॉज के साथ अलाइंड है तो वो धर्म है, अगर वो रियल लॉज के साथ अलाइंड नहीं है तो वो अधर्म है। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं एकता सिंगला। आज हम पहुंचे हैं लुधियाना के होटल आगाज़ में, जहां पे एक भारत विहार को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस चली थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो भारत में जाके लोगों को अवेयर करेंगे और बताएंगे कि धर्म क्या है, हमारी बॉडी वाला धर्म क्या है, जो हम धर्म फॉलो कर रहे हैं वो क्या है। आइए बात करते हैं इसके ऑनर विशाल जी से और जानते हैं उनकी इस पर राय क्या है। हरिओम गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा नाम श्रुति है और मैं गुरुदेव के साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। फिर भी मेरे दिमाग में बहुत प्रश्न आते रहते हैं, बट ये प्रश्न एक नया है इस बारी। आपने जैसे गुरुदेव कहा कि पूरा जो लैंड है धरती पर, अर्थ पर, वो पूरा भारतवर्ष है और हम जहाँ रह रहे हैं वो भारत है। तो जब उसका नाम अगर भारतवर्ष रखा गया था, जैसे पहले अगर उसको भारतवर्ष बोलते थे, तो ज़रूर यहाँ पर ऐसे ही लोग रहते थे जो भ का पालन करते थे, ठीक है, एज अबव सो बिलो का। तो अब सिर्फ ये थोड़ा सा एरिया रह गया है हमारा भारत, जो जहाँ पर ऐसे लोग पाए जाते हैं। तो ये कैसे हुआ कि इतने बड़े लैंड मास को छोड़कर अब सिर्फ एक हमारा भारत ऐसा रह गया है जहाँ पर इस तरह के लोग हैं, और ऐसी वो क्या एनर्जीज़ हैं जिसकी वजह से आज हम इसको भारत बोल सकते हैं और बाकी के वर्ल्ड को हम भारतवर्ष नहीं बोल सकते। मतलब वो एनर्जीज़ क्या सिर्फ सीमित हो गई हैं हमारे भारत में, और यही भारत रह गया है जो सिर्फ फॉलो कर रहा है एज अबव सो बिलो के प्रिंसिपल्स को, एंड बाकी के क्या नहीं कर रहे। बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है कि आज हम पूरे जैसे लैंड को पूरे को भारतवर्ष कहते हैं और हमारा जो देश है उसको भारत कहते हैं, तो यहाँ पे इसको भारत कहने का क्या तात्पर्य है और बाकियों को भारत क्यों नहीं कह रहे हैं। तो ये तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि आज हम भारत को भी भारत नहीं कहते हैं, भारत को भी हम इंडिया कहने लगे हैं। सो इंडिया से भारत की टर्मिनोलॉजी को यूज़ करना है कि हम इसको भारत कहना शुरू करें, तब हमें समझ में आने लगा कि भारत में भ का अर्थ क्या है। जैसे हम हिंदी का शब्द, संस्कृत का, देवनागरी का जो शब्द यूज़ करते हैं वो है भ। सो यदि आप भ के सिंबल को देखें, उसके आकार को देखें, तो उसमें दो रिंग्स होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, और दोनों एक टी के साथ जुड़ी होती हैं। सो भ का अर्थ है कि ऐसे नियम जो कि ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम तरह जिए जाएँ, एक ही तरह से जिए जाएँ। सो भारत में आज ऐसे लोग नहीं हैं जो कि इन नियमों को जानते हो और इन नियमों को अपने जीवन में पालन करते हो। तो सबसे पहले हमें इंडिया से भारत पे आना पड़ेगा और भारत में भी उन नियमों का प्रचार करना पड़ेगा, प्रसार करना पड़ेगा और नियमों के बारे में बात करनी पड़ेगी। और उन नियमों की बात भी आप तब कर सकते हैं जब आप उन नियमों को खुद जिएं, क्योंकि जो स्वयं करते हैं वही आपको सबको बता सकते हैं, और क्योंकि स्वयं करने से ही आपको उसका अंतर दिखता है। सो क्योंकि ऐसी शक्तियाँ यहाँ पर काम करती हैं कि जो कि हमारी आँखों के सामने नहीं है, हम उन नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। क्योंकि आज हम देखेंगे जैसे महामारी आई है, सो महामारी का तो मतलब होता है मास किलिंग। सो कौन है जो मास किलिंग करना चाहता है ना। सो इन शक्तियों के बारे में लोगों को आज जागरूकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम जिस लैंड पर रहते हैं, भारतवर्ष, और मध्य इसका मेरू है, और मेरू पर तो सागर मंथन हुआ था जहाँ पर कि देवताओं और असुरों के बीच में संग्राम हुआ था, जिसे देवासुर संग्राम कहते हैं। सो ये सारी चीज़ें आज लुप्त हो चुकी हैं, और पोस्ट मुगल इरा के बाद तो ये बिल्कुल ही नियम बहुत ही डिक्लाइन होते चले गए हैं, और मानव की जो चेतना है पृथ्वी पर वो बहुत ही डिक्लाइन और निचले स्तर पर चली गई है। कि आज उन्हें, यदि आपको किसी मानव को ये भी बताना पड़े कि उसको क्या भोजन खाना है, तो इसका अर्थ है कि हम आज जो पशुओं से भी नीचे का जीवन हो गया है मानव का। तो हमें उस जीवन के स्तर को पहले बढ़ाने के लिए हमें अपनी जीवन शैली ठीक करनी पड़ेगी, और हमें भारत के जो भाषा सूत्र है उसको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। तब इंडिया से पहले भारत बनेगा, फिर भारत से भारतवर्ष बनेगा। और इसी का ही यही मोटिव है भारत विहार का, कि हम इंडिया को पहले भारत बनाएं और फिर भारत से हम भारतवर्ष बनाएं। मैं जानना चाहनी हाँ, जो अज का विषय है, करोना पिछले साल शुरू होया सी, हुण 1 साल का हो गया, फिर दोबारा तो लोगों नूं पकड़न लग गया। तो ये वास्ते आम लोगों नूं इस तो बचन लई जाए तो बचा लई, ठीक है, मास्क जरूरी है, दूरी जरूरी है, इस तो इलावा होर की करना चाहिए डिवाइन के तौर पर जो लोग इस तो बचे रहन। जिमें कि ਜਿਹੜਾ प्रश्न है वो करोना के उत्ते है कि करोना की है। सब तो पहला तो करोना इंग्लिश की टर्म है जिसका मतलब होंदा है क्राउन। सो करोना मतलब होंदा है क्राउन। क्राउन मतलब जिहड़ा कि साडे सिर का चक्कर है, सहस्त्रार है। सो जिन्हां दा सहस्त्रार खुलिया होया उन्हां नूं करोना कदी नहीं हो सकता, ये तो बहुत ही सीधी गल है। तो सहस्त्रार नूं खोलण दे लई सानूं एक ऐसा जीवन जीना पेगा जिहदे नाल कि असीं अपनी लाइफ दे विच उपर वध सकीए और साडे जिहड़े सारे केंद्र ने, अंदर दे केंद्र जिहड़े वो खुल्लण।
ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਗੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਉਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਣਗੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ, उतना ही थोड़ी बुद्धि दी ਜਿਹੜੀ शक्ति है वो तेज़ होएगी। मैं गुरुदेव से 4 साल से जुड़ा हूँ और जैसे गुरुदेव ने बताया भी यूथ में सोम बहुत है और मैंने जितने लोगों से अभी 4 साल में बात की है मोस्टली लोगों को ये भी नहीं पता सोम है क्या। मेरी गुरुदेव से रिक्वेस्ट है भी आप सोम के बारे में पहले ज़रूर लोगों को बताएं कि यूथ के लिए क्या संदेश है। तो पहले तो हमें यूथ शब्द को समझना पड़ेगा। यूथ शब्द ऋग्वेद के संस्कृत शब्द यूथेन से आता है जिसका अर्थ होता है सोम से भरा हुआ। तो यदि यूथ को ये समझाया जाए कि उनमें कैसे सोम है, कैसे मधु है, कैसे नेक्टर है और उनकी देह कैसे नेक्टर को प्रोड्यूस करती है और उनकी देह में कैसे सोम पैदा हो रहा है जिससे कि उनका यूथ और यूथफुलनेस बनती है, तो यदि उनको उसके प्रति जागरूक किया जाए और उनको बताया जाए कि वो अपने सोम को बढ़ाने वाली जीवन शैली कैसे रखें, तो वो बहुत ही उनके लिए बेहतर होगा और हमारे पूरे विश्व के लिए भी बेहतर होगा। क्योंकि जितना यूथ बेहतर होता है उतना ही विश्व में सोम का स्तर बढ़ता है और उस सोम के स्तर के बढ़ने से ही हमारे विश्व में सारे विश्व का कल्याण होता है। सो सोम को बढ़ाने वाला ऐसा कार्य करना चाहिए। जैसे भगवद गीता का एक श्लोक है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। मीन्स ऐसा योग करना चाहिए जो कि युक्त हो। आहार भी युक्त होना चाहिए, विहार का तरीका भी युक्त होना चाहिए। युक्त का अर्थ है य उक्त, मतलब जो तेज को बढ़ाने वाला हो। य उक्त, उक्त मतलब टेक्निक, य का मतलब है तेज। को ऐसी टेक्निक लगानी चाहिए कि हमारा आहार भी युक्त हो, विहार भी युक्त हो, मतलब मनोरंजन और तरीके जो भी हम आहार विहार जो रखें वो सारा युक्त होना चाहिए। और हमारी हर कार्य के लिए भी चेष्टा भी य युक्त होनी चाहिए, काम भी ऐसा जिसमें तेज बढ़े। तो यूथ शब्द भी य से बनता है। तो हर चीज़ अगर उनको युक्त होना सिखाया जाए यूथ को, तो ये संदेश जाना उनको बहुत ही अनिवार्य है। अगर आज का यूथ युक्त होना सीख जाए तो सारे विश्व के लिए बहुत ही बेहतर होगा। सर सबसे पहले तो आप हमें बताइए वीकुल जो आपने ऊपर सबसे पहले मेंशन किया हुआ है, हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे ये वीकुल है क्या। जी जैसे हमारे भारत में सबसे पहले तो प्रचलन रहा है कि यहाँ ऋषिकुल और गुरुकुलों की हमेशा से एक बनावट रही है कि हर जगह गुरुकुल और ऋषिकुल होते रहे हैं। लेकिन क्योंकि आज ये न्यू स्कूलिंग सिस्टम और न्यू एजुकेशन सिस्टम आ गया है, जिस वजह से अब वीकुल जो है वो हमने एक स्थापना की है जिसमें कि हम लोग जो पुराने जो ऋषिकुल और गुरुकुल के जो नियम थे उनको हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और वीकुल में बहुत सारे मेंबर्स हैं और यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो एक छोटी एज से लेकर मतलब 5 साल से लेकर मतलब 75 साल तक के मेंबर्स हैं हमारे। और यहाँ पे कोई जनरेशन गैप नहीं है। सो वीकुल एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कि ऋषिकुल और गुरुकुल के जितने नियम हैं और उनमें जो शिक्षाएं होती हैं, उनमें जो विद्याओं को पढ़ाया जाता है, उन नियमों पर चलते हुए उन शिक्षाओं को लोगों तक पहुँचाने की एक कोशिश है। तो सर जैसे मैंने आपके जो फॉलोअर्स हैं उनसे बात की तो पता चला कि आप MBA हैं, इंजीनियर हैं, तो मतलब वो सब छोड़ के इस पाथ पे कैसे मतलब आप आए इस पाथ पे। जी मैंने BSc की और MBA की, इंजीनियरिंग तो नहीं, BSc और MBA की मैंने। तो उसके बाद मैंने जॉब की, कुछ साल मैंने जॉब की। लेकिन क्योंकि मैं अपने जीवन में खुद को ऐसा सोचता था कि मैं इस जीवन के लिए नहीं बना हूँ और मैं हमेशा अपने आप को लैकिंग फील करता था कि ये मेरे लिए ये जॉब करना और ये सब मैं आई एम नॉट मेड फॉर दिस। सो 2014 में जून 2014 में मेरे साथ ऐसा घटना हुई। वो इट वो जस्ट सडन, वो अचानक हुआ, वो ऐसा था कि हो गया। तो जब वो मेरे साथ जागृति हुई ऐसी, तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये जीवन में क्या हो रहा है और इस पृथ्वी पर कैसा जीवन है और हमें क्या करना चाहिए। सो 1 साल के बाद फिर मुझे समझ में पूरी जो सारी चीज़ें बैलेंस हुई, तो मैंने समझा कि क्या क्या चीज़ों को हमको लोगों से बात करनी चाहिए और उसके बारे में अगर हम बताएंगे तो वो बेहतर रहेगा। क्योंकि यहाँ का सत्य कुछ और है और आज हम जो जीवन जी रहे हैं वो बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट है। सो उसके जो मेरी जागृति हुई, मैं सिर्फ उसी जागृति को सबसे साझा कर रहा हूँ, बस इतना ही। तो सर जैसे आपने बताया कि 2014 से आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई, तो आपके साथ लोग कैसे जुड़ने स्टार्ट हुए, तो अभी आपके साथ मतलब आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपकी ये जो यात्रा है वो कहाँ तक पहुँची। जी सो 2014 में जैसे मेरी जागृति हुई, तो उसके बाद 2015 में मैंने पहली बार लिखना और बोलना शुरू किया था। और 2015 अगस्त में मैंने पहली बार एक सेशन किया था जिसमें कुछ लोग आए थे, कुछ लोग 15-20 लोग थे। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैं लिखता गया, क्योंकि आज का मीडिया जैसे सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल है, तो जैसे जैसे मैं उसके बारे में लिखता गया लोगों को उतनी ज़्यादा उसके बारे में समझ आने लगी। और आज 5 साल हुए हैं मुझे बोलते हुए और इसके बारे में लिखते हुए। और 5 साल के बाद आज हम जहाँ खड़े हैं, तो वहाँ पे हर जगह पे जहाँ भी हम जाते हैं तो वहाँ तो वो लोग हैं, क्योंकि मैं उनको फॉलोअर्स नहीं कहता, मैं उनको कहता हूँ कि वो वॉकर्स हैं, कि जो को वॉकर्स हैं और मेरे साथ चल रहे हैं। और यहाँ फिर सीकर्स हैं जो कि कुछ अच्छा सीख कर रहे हैं।
सो वो ऐसे लोग हैं, ना कि फॉलोअर्स। तो ऐसा क्योंकि हमारी कोई संस्था नहीं है, सो फॉलोअर्स जैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा है कि सब को वॉकर्स हैं और साथ में मिलके चल रहे हैं और साथ में एक एक जीवन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जन्म को एक्सप्लोर करने का मार्ग है और इसमें बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। तो अब हम बात करेंगे भारत विहार के बारे में। उसके बारे में कुछ बताए कि हमारे व्यूअर्स जान सके कि भारत विहार क्या है और इसको कैसे वो इसको अपना सकते हैं। जी। सो भारत विहार एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें कि हम लोग डिवाइन लॉज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हमारी बॉडी का एक लॉ है, पृथ्वी का एक लॉ है, प्रकृति के कुछ नियम हैं। तो हर चीज़ के जो नियम है वो आज आज के लोगों में से वो नियम जो है वो खत्म हो चुके हैं, लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। क्योंकि यदि किसी की देह में रोग है तो इसका अर्थ सिंपल इतना ही है कि आपको देह का डिसिप्लिन नहीं पता है, या आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं और आपकी बॉडी ने वो नियम छोड़ दिया है। तो यदि हम अपनी बॉडी के उन नियमों को वापस से अपनाएं तो उससे हम लोग अपने नियम में रहते हुए अपने जीवन को बहुत बेहतर कर सकते हैं। सो भारत विहार एक इनिशिएटिव है जिससे हम लोग कि अगर धरती पर जो नियम है और हमारी जो देह के नियम है और हमारा यहाँ पे जीवन शैली के जो नियम है उन नियमों के बारे में बात कर सकें। और भारत विहार उन नियमों को स्प्रेड करने का एक इनिशिएटिव है जो कि हम 5 जुलाई से शुरू कर रहे हैं। मतलब ये हो गया कि जो नियम हम भूल चुके हैं या जो जिन नियमों के बारे में हमें पता ही नहीं, हम उनको याद दोबारा से अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ चेंज होगी, हमारी लाइफ चेंज अडेप्ट करेगी। उसके नीचे आपने एक लाइन लिखी हुई है, द रियल रेवोल्यूशन टू स्टैब्लिश धर्म। जी। इसके बारे में बताएं। जी। जब जब पृथ्वी पर अधर्म होता है, और जैसा हम अभी जान रहे हैं कि पृथ्वी पर अभी संधि युग चल रहा है। संधि युग का अर्थ है कि यहाँ पर कलयुग के लोग भी हैं, कई लोग, कुछ लोग सतयुग को अनुभव कर रहे हैं, कुछ द्वापर को अनुभव कर रहे हैं, कुछ त्रेता को अनुभव कर रहे हैं, और अलग अलग अनुभव हो रहा है सबका, लेकिन मेजॉरिटी कलयुग में है। सो अगर कलयुग को हमें समाप्त करना है, कलयुग का अर्थ होता है कि डार्क फेज। सो अगर हमें डार्कनेस के युग को खत्म करना है तो हमें नॉलेज की लाइट लानी पड़ेगी। तो अगर हम नॉलेज की लाइट लाएंगे तो ही हम डार्कनेस को फिनिश कर सकते हैं। और नॉलेज की लाइट तब आ सकती है कि कोई उसके बारे में बात करे जिसको उसका पता हो। तो जिसको उसका पता है वो उसकी बात करे और कुछ लोग उसको अडॉप्ट करें। और एक अगर धर्म को अडॉप्ट करता है तो क्योंकि धर्म एक इतना आनंदमयी मार्ग है धर्म का कि एक अडॉप्ट करता है तो 10 उसको और अडॉप्ट करते हैं। तो जब 10 और अडॉप्ट करते हैं, उसके आगे 10 अडॉप्ट करते हैं, तो वो एक डिवाइन फर्मेंटेशन है। सो डिवाइन फर्मेंटेशन के होने से क्या होता है कि हर जगह वैसा कल्चर बनता है। जैसे आप देखेंगे ना, कुल शब्द भी, कुल शब्द से ही कल्चर शब्द बनता है। कुल, कल्ट एंड कल्चर एक ही बात है। सो कुल से उसका रूट वर्ड कुल है। तो रियल रेवोल्यूशन का अर्थ है कि हम धर्म की संस्थापना के लिए काम कर रहे हैं। और अभी वैसे भी पृथ्वी पर हम देख रहे हैं कि हर तरफ क्रांति शुरू हो चुकी है, कि चाहे वो भोजन का हो, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे एजुकेशन हो, हर जगह अभी क्रांति का समय चल रहा है और हर चीज़ नए ढंग से शुरू हो रही है। तो हम उसमें सिर्फ और सिर्फ नियम डालना चाह रहे हैं कि जो दिव्य नियम है, जो असली नियम है, रियल लॉज हैं, और वो रियल लॉज अगर साथ में लगा दिए जाएं तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा और सारी मानव जाति सतयुग को अनुभव कर पाएगी। मगर सर, अगर हम एक लेमैन की बात करें, कॉमन आदमी की बात करें, तो उनके लिए धर्म होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। वो इसी को धर्म मानते हैं। पर जो आप धर्म की बात कर रहे हैं वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आज तक पिछले 500 साल में पृथ्वी पर क्या हुआ है कि जो हम धर्म जिसे कह रहे हैं वो एक कैटेगराइजेशन है। हम डिवीजन को धर्म बोलने लगे हैं कि क्या उस डिवीजन से सूर्य का नियम उस व्यक्ति के लिए बदला? क्या उन व्यक्तियों की आंखें अलग कार्य कर रही हैं? क्या उनकी देह ने अलग नियम करा है? क्योंकि मेडिकल साइंस भी कैसे काम कर रही है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे वो सिख है। लेकिन मेडिकल साइंस भी इसलिए काम कर पाती है क्योंकि चाहे वो किसी भी धर्म से हो, लेकिन उनकी देह एक ही तरह बिहेव करती है, देह का फंक्शन एक ही है। सो इसका मतलब यहाँ का जो पृथ्वी का जो नियम है वो कुछ ऐसे नियम है जो कि सबके लिए एक जैसे हैं। सो हमें सिर्फ और सिर्फ उन नियमों को जानना है, क्योंकि चाहे वो किसी भी धर्म से, आज जैसे कैटेगरी को हम धर्म कहते हैं, जो कि हमें सारी अथॉरिटीज़ ने सिखाया है और यहाँ पे हमें पूरा स्प्रेड कर दिया है और सारा डिवाइड हो गए हैं लोग इस तरह से धर्म और जाति के नाम पे। तो अगर हम उनको भी देखेंगे तो क्या उनमें से कोई ऐसे लोग हैं जो कि दाल रोटी चावल फल सब्जी नहीं खाते हैं, वो हवा खाने लगे? तो हर कोई वही कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें सनातन को जानना है। सनातन मतलब इटर्नल लॉज। अगर हम दिव्य नियमों को, सही धर्म को पहचान लें तो सब मानव एक ही तरह रह पाएंगे और यहाँ पर कोई भी कैटेगरी नहीं होगी। सब एक ही तरह देखेंगे, सब एक दूसरे के साथ वैसे ही रह पाएंगे जैसे हमें रहना चाहिए। सर, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है जो आजकल शायद हर फैमिली में फेस करता है, हर कोई फेस करता है, वो है जनरेशन गैप। पेरेंट्स और बच्चों की सोच में बहुत ज़्यादा अंतर है जिसकी वजह से घर में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। इसके बारे में कुछ बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स को इससे थोड़ा लाभ हो। जी, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा आपने। क्योंकि जनरेशन गैप का अर्थ क्या है? जनरेशन गैप का अर्थ है कि आपको जो पढ़ाया गया है वो आपके माता पिता को नहीं पढ़ाया गया है। जो आपको पढ़ाया गया था आपके बच्चों को वो नहीं पढ़ाया जाएगा। जितना हम किताबों को बदलते रहेंगे उतना ज़्यादा जनरेशन गैप रहेगा। और ये जनरेशन गैप सोची समझी चीज़ है जो कि लाई गई है ताकि 2 जनरेशन आपस में मिलकर उनकी आइडियोलॉजी कभी ना मिले। लेकिन ऋषिकुल और गुरुकुल में ऐसा कभी नहीं होता है।
ऋषिकुल में अगर कृष्ण जो चीज़ पढ़ते हैं उनके बच्चे भी गुरुकुल में वही चीज़ पढ़ते हैं। अगर एक भाई वो किताबें पढ़ता है, दूसरा भाई भी वही पढ़ता है, क्योंकि सबके देह का नियम एक है, प्रकृति के नियम सबके लिए सेम है। तो इसलिए अगर हम सही एजुकेशन लें तो सही एजुकेशन में कभी भी जनरेशन गैप नहीं होता है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि वीकुल में 5 साल का जो बच्चा है वो भी वही नियमों को अपनाता है और 75 साल का जो व्यक्ति है वो भी उन्हीं नियमों को अपनाता है। तो यहाँ कोई जनरेशन गैप होता ही नहीं और सब एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। तो जिससे कि जनरेशन गैप का कोई मतलब उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं बच पाता कि इसमें कोई जनरेशन गैप हो, क्योंकि एजुकेशन सबके लिए सेम है। तो जब तक एजुकेशन सेम नहीं होगी और जीवन शैली एक जैसी नहीं होगी तब तक ये जनरेशन गैप बना रहेगा। और जनरेशन गैप को समाप्त करने के लिए यदि पूरा परिवार, जैसे हमने अभी रिसेंटली हम विजयवाड़ा गए थे, तो यदि पूरा परिवार मिलकर डिसिप्लिन करता है अपने आप को और खाना पीना अपना ठीक करता है, अपना आहार व्यवहार ठीक करता है, तो पूरे की पूरी जनरेशन गैप खत्म हो जाता है पूरे परिवार में और सारा परिवार एक ही तरह का व्यवहार करता है। और ऐसे परिवार हमारे विकुल में बहुत से हैं। एक और आखिरी सवाल मेरा, टेक्नोलॉजी, जैसे अब हम टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा तरीके से जुड़े हुए हैं, कोई भी चीज़ है वो टेक्नोलॉजी के बिना पूरी नहीं है। जैसे अब हम यहाँ पे इकट्ठे हुए, यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो उसको हम स्पिरिचुअलिटी से कैसे जोड़ सकते हैं कि हमारी लाइफ भी ईजी हो और टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ पे हावी ना हो? जी। सो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना सबसे पहले आना चाहिए। किसी भी चीज़ की उपलब्धता अगर उसका दुरुपयोग सिखाती है तो वो चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है। यदि हम हर चीज़ में ज्ञान को डाल दें, नॉलेज को डालें, तो हमें उससे ये पता चलता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे लिए उपलब्ध है और उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्या होना चाहिए। सपोज़ मान लीजिए आज सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया अब सब हर किसी के हाथ में मोबाइल है और हर किसी के पास सोशल मीडिया की पावर है। लेकिन क्या सोशल मीडिया को यूज़ करना लोगों को आता है? क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया पे आप देखें, क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि इथरनेट काम कैसे करता है। क्योंकि सोशल मीडिया को जिसको हम बोल रहे हैं, नेट बोल रहे हैं, वो ईथरनेट है। आज जिसको लोग इंटरनेट बोलने लगे हैं, इसका मतलब वो ईथर से चलने वाला है। ईथर मतलब आपके ही सोम से चलने वाला। तो यदि हम ईथरनेट को नहीं समझेंगे तो उसका प्रयोग कैसे करना है और आपको वो कैसे हावी कर रहा है और आपको कैसे वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बना रहा है और आप आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बीइंग बन रहे हैं, तो आप उसके बारे में कभी नहीं समझ पाएंगे। सो इसलिए सबसे पहले नॉलेज का आना, अपने आप को बैलेंस करना और दिव्य नियमों का अपने जीवन में होना बहुत ही अनिवार्य है। मेरा नाम अरुणा है और मैं पिछले 6 महीने से वी से जुड़ी हुई हूँ। वी से मिलने के बाद पहला अंतर जो मेरी लाइफ में आया है, उन्होंने हम सबको एक बेसिक डिसिप्लिन दिया। हम सोचते हैं कि आज डिसिप्लिन होता है कि आप इट्स अ वेरी मिसअंडरस्टूड वर्ड टुडे कि डिसिप्लिन क्या होता है। उन्होंने हमें बताया कि डिसिप्लिन का ये मतलब होता है आपको आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए धर्म के अनुसार, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए धर्म के अनुसार, और आपका आहार कैसा होना चाहिए और आहार जैसा होगा आपका व्यवहार वैसा ही होगा। जैसे इनपुट आप लेंगे वैसा आउटपुट। तो इनपुट में अभी उन्होंने हमें समझाया है कि आपको बेसिक ट्रायो को जो है वो सिंपल रखना है। फूड, क्लोथिंग और शेल्टर को हम लोग जब फूड, क्लोथिंग, शेल्टर को ही कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में तभी स्टार्ट होती हैं। तो आप बेसिक नीड्स रखिए, अपनी नीड्स को सिंप्लीफाई करिए। हरिओम, मेरा नाम चित्रा है। मैं पिछले 6 महीने से अपने गुरुदेव के साथ जुड़ी हूँ और इन्हें हम वी कहते हैं। तो मैं भारत विहार के बारे में बोलना चाहूँगी बिकॉज़ 6 महीने पहले मैं सिर्फ जुड़ी ही नहीं, मैंने लुधियाना शिफ्ट किया और 6 महीने से मैं इनके साथ हूँ, इनके साथ ट्रैवल करती हूँ। हम लोग पिछले 6 महीनों में बहुत ट्रैवल किया है। इनफैक्ट लुधियाना में कम रहे हैं, बाहर ज़्यादा जाते हैं और जहाँ भी हम जाते हैं नए नए लोगों से मिलते हैं। अभी हम रिसेंटली विजयवाड़ा साउथ में गए थे, वहाँ पे एक बड़ा फंक्शन था और जिसके भी घर में हम रहते हैं, जो लोग इन डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, वो घर जैसे स्वर्ग जैसे बन जाता है। तो ये मैं अपनी आँखों से देखती हूँ, अपने साथ लोगों से जब वार्तालाप करते हैं, जो नए लोग भी आते हैं, जैसे अभी सुबह डिसिप्लिन किया था, थोड़ी ही देर में उनका व्यवहार बदल जाता है। तो मैं खुद ही एक राइटर हूँ और मुझे बहुत फैसिनेट कर रही है ये जर्नी। और ये जो भारत विहार का जो एक हमने सोचा इसके बारे में कि जहाँ भी कहीं जाते हैं वहाँ अगर स्वर्ग बन जाता है तो पूरे भारत में ही क्यों ना टहला जाए, क्यों ना विहार किया जाए, क्यों ना जगह जगह पे सभा की जाए, क्यों ना अलग तरह के लोगों से मिला जाए, क्योंकि ये बेस्ट वे है लोगों से कनेक्ट होने का।
सोशल मीडिया पे हम बहुत एक्टिव हैं, सोशल मीडिया में बहुत लोगों से कनेक्टेड हैं, बट ये जो वन ऑन वन कनेक्शन होता है, ये जो सामने मिलने से जो कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन ये ट्रैवल करने से ही होता है। ओके नमस्कार। पहले मेरा नाम पूजा है और मैं वी के साथ हूँ पिछले 6 साल से। उनके बारे में बताने के लिए शायद मेरी डिक्शनरी में उतने वर्ड्स नहीं हैं जितनी चीज़ें वो कैरी करते हैं अपने साथ, या जो बिहेवियर उनका है। क्योंकि मेरी लाइफ में, या जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सब की लाइफ में जब से वी आए हैं, तो मेजर चेंज ये है कि हम लोगों ने ज़िंदगी को जीना शुरू किया है। हमने उनसे सीखा है कि किस तरह से हमारा व्यवहार हमारे लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। ही इज़ अ लिविंग एग्ज़ाम्पल कि फ़ैमिली में रहते हुए भी आप किस तरह से अपनी किसी चीज़ को ना रोकते हुए लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी इज़ ऑल अबाउट। ही इज़ अ फैमिली पर्सन, लेकिन ना किसी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हुए, एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल नील रखते हुए, हमने उनके साथ चलते हुए लाइफ को एक नया नज़रिया दिया है। क्योंकि जितनी चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई हैं, ही इज़ एन MBA और गोल्ड मेडलिस्ट MBA, लेकिन ना उन्होंने हम लोगों पे इस चीज़ का कोई वेट रखा है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा होने के बावजूद मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। ही इज़ रियली रियलिस्टिक, नेचर लविंग, और हम लोगों को भी वही एक लाइफस्टाइल उनके साथ सीखने को मिल रहा है। सर, आपको वी से जुड़े कितना समय हो गया? मैं उनसे मिला था अगस्त में, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, और उस टाइम पे वहाँ पे जो कोविड-19 हुआ था उसकी वजह से मैं वहाँ फंसा हुआ था। मैं अपने भाई बहन को मिलने गया था, तो ऑनलाइन थ्रू फेसबुक मैं उनको मिला था। तो क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आए वी से मिलने के बाद, या उससे पहले क्या थी आपकी लाइफ और अब क्या हो गई है आपकी लाइफ? मतलब एक्सपीरियंस बताइए। ज़रूर। मैं एक्चुअली पिछले 20 सालों से मेडिटेशन कर रहा हूँ, एंड मेरी पिछले 20 सालों से 97 से, जब मेरे फादर का देहांत हुआ था, तब से मैं सत्य की खोज में हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ अगर मैं बात करता हूँ तो पिछले 20 साल से जब मैं मेडिटेशन कर रहा था, तो मेडिटेशन में यही सोच के कर रहा था कि हाँ, मुझे सत्य का आगाज़ होगा, आज होगा, कल होगा। लेकिन मेरी वो प्यास पूरी नहीं हो रही थी। मैंने दुनिया भर के बहुत सारे कोर्सेज भी किए, मैं खुद ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का थेरेपिस्ट बन गया, मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, लेकिन मेरी प्यास बुझ नहीं रही थी। मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे जीवन के साथ, और मैं ये भी मानने लग गया शायद ये कई जन्मों की कहानी है, तो इस जन्म में नहीं हो सकता है। और इस प्यास को जो मैं नहीं बुझा पा रहा था, इवन मतलब दिन में 2-2, 3-3 घंटे मेडिटेशन करने के बाद, तो जब मुझे वी के बारे में पता लगा, जब मेरी उनसे पहली बार बात हुई, तब उन्होंने मुझे एक लेसन बताया, एंड दैट वाज अबाउट धर्म। कि धर्म क्या है, कि हमारी आत्मा का धर्म क्या है, और हमने जन्म क्यों लिया है, हमारे जन्म का पर्पस क्या है। जब मैंने उनकी वो बातें सुनी, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, यही मैं चाहता हूँ, इसी को मैं ढूंढ रहा था इतने सालों से। तो फिर उन्होंने कहा कि उस धर्म को प्राप्त करने का, उस धर्म के मार्ग पर चलने का एक सरल रास्ता है, एक सटीक रास्ता है, और अगर कोई सिंसियरली उस राह पे चलना चाहता है, जो कि उनका सवाल मुझसे था, अगर तुम सिंसियरली चलना चाहते हो तब मैं तुमको आगे का रास्ता बताऊंगा। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई अच्छा ये भी और एक कोर्स है, ऐसे कुछ करके निकलना है, तो देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एंड देन मैंने उनको कहा नहीं, मुझे पूरा इंटरेस्ट है, मुझ में अपने आप में इंटरेस्ट है कि मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है और धर्म मार्ग पर चलना है और प्राप्त होना है। तो देन ही सेड यस, आई विल टीच यू। और उन्होंने फिर मुझे बेसिक डिसिप्लिन सिखाया, और बेसिक डिसिप्लिन मैंने करना शुरू किया अगस्त से। धीरे धीरे एक एक चीज़ मैं जोड़ता चला गया, एंड बाय द टाइम मैं दिसंबर में इंडिया आया था, बाय द टाइम आई केम हियर मैं ऑलरेडी 15 किलो लूज़ कर चुका था, और अब दिसंबर से अभी तक मैंने एडिशनली और एक 5 किलो तक लूज़ किया है। मेरा वेट के मामले में जो कि मैं जब 18 साल का था तब से मेरा स्ट्रगल चल रहा था, एंड वो ऑटोमेटिकली विथआउट मतलब कोई मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, एंड स्टिल मेरा बॉडी जो है अपने आप अपने धर्म में मेरा शरीर आ जा रहा है। सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस जो फिज़िकली आप लोग भी देख सकते हैं, मतलब जो मुझे पुराना देखते हैं जानते हैं वो लोग देख सकते हैं। अदर देन दैट मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल थे
लाइफ को लेकर उन सब सवालों के मुझे जवाब मिल रहे हैं। मुझे क्लैरिटी आ रही है कि असल में स्पिरिचुअलिटी ये शब्द जो है इसका असली मतलब क्या है। सो स्पिरिट यू अल का मतलब होता है लाइट। स्पिरिट जो हमारे अंदर है, जिसे हमने आत्मा के स्तर पर ऊपर लेके जाना है, और जब वो स्पिरिट यू टर्न मारती है लाइट की तरफ, देन हमारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है। सो इन सब कॉन्सेप्ट्स का मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे ये ज्ञान अभी तक मिसिंग था, इवन दो मतलब 20 साल मेरे, तो मुझे यही होता है कि मुझे काश ये 20 साल पहले मिल गए होते और मुझे ये रास्ता पहले मिल गया होता। तो देखा आपने कि कैसे हमने जाना वी से यानी कि विशाल जी से कि उनकी क्या लर्निंग्स है, वो क्या अपने मतलब जो उनके फॉलोअर्स हैं, को वॉकर्स हैं, उनको सिखाते हैं। हमने उनके को वॉकर से भी बात की, क्योंकि वो उनको फॉलोअर्स ना बोल के को वॉकर्स बोलते हैं, जो उनके साथ चलते हैं, उनकी इस यात्रा में उनका साथ देंगे। तो हमने उनसे और भी बातें जानी, धर्म के बारे में जाना, जनरेशन गैप के बारे में जाना, टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, और उनके कई फॉलोअर्स से यानी कि को वॉकर से हमें जानने को मिला कि उनके साथ जुड़ने के बाद उनकी जो बीमारियाँ जैसे अस्थमा, डायबिटीज़ जैसी काफ़ी बीमारियों का उन्हें सोल्यूशन मिला। इसी के साथ कैमरामैन विकास के साथ मैं एकता सिंगला आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।